हेलो व्यूअर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे और अपनी सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हम इस चैनल पे 11th क्लास की पूरी एनसीईआरटी की बुक की सीरीज चला रहे हैं, जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी एनसीईआरटी 11th क्लास के जो इकोनॉमिक्स की बुक उसे हम कवर करने वाले हैं। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज का अपना जो अगला चैप्टर है, इससे पहले 6 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी तो ये सारी वीडियो अपने सभी दोस्तों, फ्रेंड और रिलेटिव को शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट सभी तक पहुंच सके। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, पुस्तक का नाम है, और 11th क्लास के इकोनॉमिक्स की बुक है। तो चलिए बिना देरी की आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो आज का चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स सी 11th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7। देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम इकोनॉमिक्स क्लास का ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 7, क्लास 11th क्लास इकोनॉमिक्स की बुक। और जो इस चैप्टर का नाम है वो है रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। इसमें हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि रोजगार क्या होता है, कारीगर क्या होते तथा और जो रोजगार और कारीगर के बीच कुछ मुद्दे होते हैं कि किस तरह से अपना व्यापार आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से अपना विकास किया जाए, किस उद्योग में ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए। इन सभी मुद्दों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए देखिए कि जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखे होगा, इस चैप्टर का नाम ही है रोजगार, समृद्धि एवं अन्य मुद्दे, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। समृद्धि का मतलब विकास होता है कि हम किस तरह से किस उद्योग का उपयोग करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले ये साइंटिफिक डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि रोज़गार होता क्या है। ये देखिए, जैसे कि आपकी जो बुक में लिखा हुआ है, लोग तरह तरह के काम करते हैं। कुछ लोग खेती, कारखाने, बैंक, दुकान आदि अनेक प्रकार के कार्यस्थलों पर काम करते हैं, और कुछ व्यक्ति घर पर भी अन्य काम करते हैं। घर पर होने वाले काम अब बुनाई, फीते बनाना, हस्तकला, जिसे हम हथकरघा उद्योग कहते हैं, और इसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रोग्राम बनाने से आधुनिक काम भी शामिल हो। देखिए, जो भी हम कार्य करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी कार्य करते हैं, वह कार्य वह हमारे किया। देखिए, रोज़गार का जो डेफिनेशन है वो मैं सिंपल भाषा में आपको ये बता दूं, हमारे द्वारा किया गया वो सभी कार्य जिससे हमें धन अर्जित होता है, उसे हम रोज़गार कहते हैं। तो आई होप अब आपको पता चल गया कि रोज़गार होता क्या है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन गया, तो व्यक्ति कार्य क्यों करते हैं। कार्य की हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लोग आजीविका के लिए कार्य करते हैं। तो लोग हम लोग आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी बनता होगा कि हम लोग कार्य यानी काम, वर्क क्यों करते हैं। तो जो कार्य है, वर्क है, उससे करने से हमें एक निश्चित राशि मिलती है, पैसा मिलता है, जिससे हम अपनी जीवन की जितनी भी ज़रूरतें हैं उसे हम पूरी करते हैं। इसलिए हम कार्य करते हैं। तो कार्य करने का मेन मकसद और क्या है, धन कमाना तथा अपनी ज़रूरतों को पूरा करना। देखिए, जैसे कि लिखा है, कार्य के बिना भी धन मिल जाते, ऐसे धन से किसी को पूर्ण संतोष नहीं होता। किसी कार्य से जुड़ा रहना हमें अपनी सार्थकता की अनुभूति को प्रदान करता। और यदि हमारी जो पॉपुलेशन है लगभग 1.30 करोड़ के आसपास है, अगर सभी लोगों को रोज़गार मिले तो हमारा देश, ऐसे ही अगर सभी लोग, कोई भी हमारे देश में बेरोज़गार ना रहे, तो हमारा देश वैसे ही तरक्की करेगा, और सभी लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होगा, जिससे गरीबी दूर
हो जाएगी। हमारे देश में जो गरीबी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्य यही है कि वहाँ के सभी लोगों को रोज़गार मिले। तो ये देखिए यहाँ पे है भी एक आपका डेफिनेशन भी लिखा है। रोज़गार क्या है? श्रमिक कौन होता है? जब एक किसान खेतों में काम करता है तो वह खाद्यान्न और उद्योगों के कच्चे माल का उत्पादन करता है। कपास ही कपड़े के कारखानों और विद्युत करघरों में कपड़े का रूप धारण कर लेता है। गाड़ियाँ सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। हम जानते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं, आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था कारखाने में किया गया काम, गाड़ी चलाना, कोई भी किया गया कार्य, यह रोजगार कहलाता है। और इसमें जो एक डेफिनेशन दिया गया है बहुत ही खतरनाक है, और यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य इसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जीडीपी का आपने नाम सुना ही होगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी अर्थव्यवस्था के विकास को नापने के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जीडीपी, जिसका पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? किसी भी देश के द्वारा एक वर्ष में उसकी सीमा के अंदर उत्पादित की गई अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। यह तो आप बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लीजिए। यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आप हजारों बार जीडीपी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जीडीपी क्या होती है इससे आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और जीडीपी पर ही किसी देश का पूरी अर्थव्यवस्था टिका हुआ होता है। तो जीडीपी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब मैंने आपको बता दिया जीडीपी क्या होता है। ये देखिए इसका पूरा डेफिनेशन भी दिया गया। हमें निर्यात के लिए मूल्य प्राप्त होता है और आयात का मूल्य चुकाना पड़ता है। इसमें हम देखते हैं कि देश का निर्भर अर्जन धनात्मक हो सकता है यदि निर्यात का मूल्य आयात की अपेक्षा अधिक रहे, या ऋणात्मक हो सकता है यदि आयात का मूल्य निर्यात की अपेक्षा अधिक रहे, शून्य हो सकता है। इसमें ये कहा गया है कि अगर हम वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, और हम वस्तुओं का आयात करते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है। और जहाँ पे देश की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होता है उसमें यह है कि हमने कितना वस्तु निर्यात करा और कितना वस्तु आयात करा, उसके माइनस करने के बाद यदि हम प्लस में जाते हैं तो उसे हम यह कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा हुआ। इसमें यही समझाया गया है कि निर्यात, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए निर्यात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और निर्यात क्या होता है? अपनी अंतिम वस्तु और सेवाओं को किसी दूसरे देश में बेचना या किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना ही निर्यात कहलाता है। और आयात क्या होता है? दूसरे देश से बनी हुई किसी भी वस्तु या सेवा को अपने देश के लिए खरीदना, उसे हम आयात कहते हैं। तो आई होप अब आपको आयात, निर्यात और फिजिकल डेफिनेशन सब कुछ आपको पता चले। देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलाप को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं। अब आपके बुक में एक और क्वेश्चन यहाँ से, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बन गया कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो वह सभी क्रियाएं जिससे हम पैसे अर्जित करते हैं, धन कमाते हैं, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और आर्थिक क्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। यह आर्थिक क्रिया ही, सभी लोगों की आर्थिक क्रिया मिलकर ही एक जीडीपी का निर्माण करती है और किसी देश की अर्थव्यवस्था को ग्रो करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। और अब हम आगे चलते, श्रमिक कौन होते हैं? तो श्रमिक यानी मजदूर, लेबर कौन होता है? वे सभी व्यक्ति जो
इन आर्थिक क्रियाओं को करते हैं उन्हें हम श्रमिक कहते हैं या लेबर कहते हैं, मजदूर कहते हैं। तो आई होप अब आपको अब आपसे अगर कोई भी पूछे लेबर कौन होते हैं, तो वह किसी भी कार्य को करने वाले मजदूर, लेबर, इंसान को हम श्रमिक कहते हैं। तो आई होप अब आपको माइंड में पूरी क्लैरिटी हो रही होगी कि और यह चैप्टर समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर का जो बेसिक यही है कि इस चैप्टर में यह कहा गया है कि किस तरह लोग आर्थिक क्रिया करते हैं और किस तरह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में को आर्थिक क्रिया द्वारा सभी को रोजगार देकर ग्रो किया जा सकता है। ये देखिए इसमें लिखा, चाहे वे उच्च या निम्न किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हों, यदि इनमें से कुछ लोग बीमार, जख्म होने आदि शारीरिक कष्टों, खराब मौसम, त्यौहार या सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से काम नहीं आ पाते, तो उन्हें भी श्रमिक ही माना जाता है। तो श्रमिक तो वो लोग है ही जो काम कर रहे हैं, वो तो श्रमिक है ही। लेकिन किसी भी कारणवश यदि कोई वर्कर, कोई लेबर अपने वर्क स्थल यानी वर्किंग प्लेस पे नहीं आ रहा है, बीमारी या किसी भी कारण कार्य नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वह श्रमिक ही कहलाएगा। अब चलिए ये पढ़ते हैं, लोगों की रोजगार में भागीदारी। अब एक और टॉपिक आएगा कि लोगों की रोजगार में भागीदारी की। हमारी जो जनसंख्या पॉपुलेशन 1.30 करोड़ है, अप्रोक्स लगभग 130 करोड़ के आसपास है। इसमें कितने लोग कौन से प्रकार के कार्य करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सार्वत्रिक जनसंख्या अनुपात, जिसका प्रयोग देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण के लिए सूचक के रूप में किया जाता है, यदि यह अनुपात अधिक हो, इसका तात्पर्य है कि जनता की काम में भागीदारी अधिक होगी। यदि वह अनुपात मध्यम या कम हो, तो इसका अर्थ होगा कि देश की जनसंख्या बहुत अधिक अनुपात प्रत्यक्ष रूप में आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं। देखिए जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही बताया था, यदि सभी लोगों को रोजगार मिले और सभी देश के सभी लोग काम करें, तो आर्थिक क्रिया अधिक होगी, और जिससे हम यह कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का भी विकास हो रहा है तथा सभी लोग आर्थिक क्रिया में जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि कुछ लोगों को रोजगार मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की आधी जनसंख्या बेरोजगार है तथा आधे लोगों को कार्य नहीं मिल रहा है। तो इसमें यही बात कही गई, ये सिंपल सी जो कार्य। और इसमें कुछ एक डेटा दिया गया है, भारत में कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात 2017-18 का एक डेटा गया है, जिसमें पुरुष 52.1% जो पुरुष है वो कार्य में संपूर्ण पुरुष, पूरी जनसंख्या का 52% पुरुष जो काम में लगा हुआ, जिसमें से ग्रामीण में जो आबादी, ग्रामीण की 51.7% जनसंख्या कार्य कर रही है, और शहर में 53% जनसंख्या कार्य कर रही है। वहीं स्त्री में 17% ग्रामीण है और 14% शहरी है। एक छोटा सा डेटा दिया गया जिसके अनुसार यह बताया गया कि कितने लोग ग्रामीण है और कितने लोग और कितने लोग गाँव में और कितने लोग शहरों में आर्थिक क्रिया में जुड़े हुए हैं तथा अपना देश का भी विकास करने तथा अपने परिवार का भी विकास करने में जुड़े हुए हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपने जनसंख्या शब्द का अर्थ तो पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया हुआ। जनसंख्या शब्द का अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्याओं से। यदि भारत में के सार्वत्रिक जनसंख्या अनुपात का आकलन करना चाहे, तो हम भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों की संख्या को देश की जनसंख्या से भाग कर उसे 100 से गुना करना होगा। इस प्रकार हमें श्रमिक जनसंख्या अनुपात ज्ञात हो जाएगा। अब जैसे ये आपको यह एक फॉर्मूला बताया कि गया कि हमें यह ज्ञात करना है कि किसी भी देश के कितने लोग कार्य कर रहे हैं तथा कितने लोग श्रमिक है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देश की कुल जनसंख्या और जितने लोग कार्य कर रहे हैं इनटू 100। यानी जैसे मैं आपको एक
के देखिए, जैसे मान लीजिए देश की कुल जनसंख्या है 1000, डिवाइड कर देंगे और श्रमिकों की मान लो 1000 में से 500 लोग काम कर रहे हैं, जिन्हें 500 लोगों को रोजगार नहीं मिला, और इनटू में 100। तो इस तरह से हम किसी भी देश के कार्य कर रहे जनसंख्या का डेटा निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया भी गया है, एक डेटा दिया गया होगा, उसमें मैं आपको बताता हूँ किस तरह। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अगर किसी भी देश का विकास करना है तो उसमें औरत एंड मर्द यानी पुरुष और महिला दोनों की भागीदारी बराबर होनी चाहिए, जिससे दोनों कमाएंगे और देश का विकास भी हो तथा उनका खुद का भी विकास। जैसे इसमें लिखा, शहरी और ग्रामीण दोनों वर्गों में पुरुषों की श्रम शक्ति भागीदारी महिलाओं की तुलना में अधिक है। शहरी क्षेत्रों में तो पुरुष और महिला भागीदारी का अंतर बहुत ही बड़ा है। केवल 15% शहरी महिलाएं ही किसी आर्थिक कार्य में व्यस्त दिखाई दे रही, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की रोजगार बाजार में भागीदारी 25% आकी गई है। इसमें एक डेटा गया है कि जो शहर में रह रही महिलाएं हैं, उनका जो किसी भी कार्य करने में सिर्फ 15% भागीदारी है, उसी के विपरीत गांव में कर रही महिलाओं का 25% है। तो यह एक डेटा दिया गया जिसमें महिला और पुरुष के कार्य कर रहे हैं, इसमें तुलना की गई। और ये देखिए, रोजगार स्त्री पुरुष वर्गानुसार वितरण। पुरुष कितने हैं? गाँव में 24% और शहरों में भी 24%, और यहाँ 52% ये महिलाएं। और ये महिला श्रमिक पुरुष श्रमिक में बताया गया, और महिला श्रमिक में 12% यह है, 27% गांव की, 21% शहर की। जो गांव की 52% जनसंख्या में से महिलाओं की 27% जनसंख्या किसी भी कार्य में लगी, और शहरों में सिर्फ 21% है। यह डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेंस के आंसर लिखेंगे तो इन डेटा का उपयोग करके आप अपने आंसर को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक कौन होते हैं? ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक होने स्वनियोजित कहा जाता है। सिंपल सी बात है, स्वनियोजित, जिनका खुद का काम होता है उसे हम स्वनियोजित, यानी मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ और मेरा खुद का काम है, मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं स्वनियोजित हूँ। और भाड़े के श्रमिक या वो हो गए कि मैं अपने काम को करवाने के लिए किसी भी पर्सन को हायर कर रहा हूँ, तो उसे सैलरी दे रहा हूँ, उसे तनख्वाह दे रहा हूँ। और भाड़े के श्रमिक हो गए। निर्माण मजदूर अनियत मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं। देखिए कि ये भी है, भारत का लगभग आधा श्रम बल इसी श्रेणी में आता है। निर्माण मजदूर, निर्माण किसी भी चीज़ के निर्माण में किए गए लगे हुए मजदूरों को हम निर्माण मजदूर कहते हैं। और यह भारत का लगभग 50% जनसंख्या इसी कार्यों में लगा हुआ है, जिसे हम अनियत मजदूर कहते हैं। भारत की श्रम शक्ति का लगभग 25% है। ऐसे ही मजदूर अन्य लोगों के खेतों में अनियत रूप से कार्य करते हैं और उसके बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। अनियत मजदूर किसे कहते हैं? वह मजदूर जो किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपनी कार्य शक्ति यानी तनख्वाह पाते हैं, उसे हम अनियमित मजदूर कहते हैं। जब किसी श्रमिक को कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम पर रख उसे मजदूरी वेतन देता है, तो वह श्रमिक नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कहलाता है। अब एक आ गया नियमित मजदूरी, अनियमित मजदूरी। तो नियमित मजदूरी वह मजदूरी होती है जो स्मॉल
शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कार्य पे रखा जाता है। मान लीजिए कि खेती का ही मान लीजिए, बुआई और कटाई के समय हमने 40-50 मजदूर हायर करे तथा और उनसे हमने कार्य करता था, उसके बदले उन्हें हमने पारिश्रमिक दे दिया। तो लेकिन जैसे ही हमारा कार्य ख़त्म हो गया, हमने उन्हें नौकरी से हटा दिया, यानी हम पे कार्य नहीं है तो हमने उन्हें मना कर दिया कि अब हम पे कार्य नहीं है। तो ऐसे मजदूरों को अनियमित मजदूर कहते हैं। और नियमित मजदूर वो होते हैं, जैसे मान लीजिए जो फिक्स सैलरी पाते हैं, फिक्स उनकी ड्यूटी होती है, चाहे कुछ भी हो, उन्हें ड्यूटी पे अपने वर्क प्लेस पे रोज आना है तथा काम करना है तथा उसके बदले अपना पारिश्रमिक प्राप्त करना, उसे हम नियमित मजदूर कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। आज जो अभी तक हमने पढ़ा है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और फिर इसका एक पार्ट और मैं लाऊंगा जिसमें हम यह चैप्टर पूरा क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा है कि श्रमिक कौन होते हैं, नियमित मजदूर, अनियमित मजदूर, समृद्धि क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, तो ये सब चीज़ें हमने क्लियर कर लिया। यदि आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए, हम आपकी सारी डाउट को क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको पूरी क्लैरिटी हो गई होगी। तो मिलते हैं हम इसी चैप्टर के पार्ट 2 में अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।